नमस्कार, हरियाणा न्यूज के 100% चुनावी शो चुनाव की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए सियासी घमासान छिड़ा हुआ है। इस सियासी दंगल में हर दिन नए नए मुद्दों की एंट्री भी हो रही है और इन मुद्दों पर राजनीतिक दलों के तरकशों में जितने भी सियासी बाण हैं, वार पलटवार में एक दूसरे के खिलाफ उनका भी इस्तेमाल किया जा रहा है। सत्ता की इस रेस में कौन चल रहा है आगे, ये जानने के लिए देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम चुनाव की बात। और चुनाव की बात में सबसे पहले बात करते हैं सत्ता पक्ष की ओर से आ रही एक बड़ी खबर की ओर। ये बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में आज एक बार फिर से हरियाणा बीजेपी का मंथन चल रहा है। हरियाणा बीजेपी के 3 बड़े नेता बैठक में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मौजूद हैं। हरियाणा बीजेपी के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान इस बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। उन्हीं के आवास पर यह बैठक चल रही है और चुनाव सह प्रभारी विप्लव देव भी इस बैठक में मौजूद हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। चुनाव की बात में सबसे पहले ये बड़ी खबर हरियाणा बीजेपी से जुड़ी हुई। हरियाणा बीजेपी का मंथन लगातार जारी है। कल जहां आरएसएस और हरियाणा बीजेपी के बड़े नेताओं के बीच मंथन हुआ, पदाधिकारियों के बीच मंथन हुआ, तो वहीं आज ये महत्वपूर्ण बैठक दिल्ली में चल रही है हरियाणा बीजेपी की। इस बैठक में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मौजूद हैं, चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान और चुनाव सह प्रभारी विप्लव देव भी हिस्सा ले रहे हैं। विधानसभा चुनाव पर यहां मंथन चल रहा है। बैठक में मुख्यमंत्री सैनी हिस्सा चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान और चुनाव सह प्रभारी विप्लव देव इस बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। दिल्ली में हरियाणा बीजेपी का मंथन जारी है। हरियाणा को जीतने के लिए, हरियाणा को फतेह करने के लिए बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती और यथासंभव प्रयास भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किए जा रहे हैं। तमाम नेता हरियाणा पर फोकस बनाए हुए हैं। केंद्रीय नेता भी, शीर्ष नेतृत्व भी बीजेपी का हरियाणा पर फोकस बनाए हुए हैं। तो वहीं हरियाणा बीजेपी के जो बड़े नेता हैं वो भी लगातार मंथन कर रहे हैं, रणनीति बना रहे हैं और जमीनी स्तर पर भी उसका असर देखने को मिल रहा है। उसके तहत कार्यक्रम देखने को मिल रहे हैं। प्रवास कार्यक्रम बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली के चल रहे हैं और इसी बीच सीएम नायब सिंह सैनी भी अलग अलग वर्गों से संपर्क साधने में जुटे हुए हैं, अलग अलग वर्गों के कार्यक्रम कर रहे हैं। अपराजिता श्री हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ गई हैं अधिक जानकारी के साथ। अपराजिता, क्या कुछ ताजा अपडेट इस बैठक को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए हितेंद्र, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी दिल्ली दौरे पे हैं। दिल्ली पहुंचने के बाद वो यूनियन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान के आवास पर पहुंचे। चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान के आवास पर पहुंचे। उनके आवास पर चुनाव सह प्रभारी विप्लव देव भी मौजूद हैं। अहम बैठक चल रही है, हरियाणा बीजेपी की अहम बैठक चल रही है। अगर विधानसभा चुनाव के मद्देनजर हम बात करें तो काफी अहम ये बैठक चल रही है। तो काफी देख सकते हैं हम किस तरीके से एक्टिव मोड में बीजेपी नजर आ रही है हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर। देखिए हितेंद्र, हमने देखा था किस तरीके से कल की अगर हम बात करते हैं तो कल भी काफी लंबी अहम बैठक हुई थी। करीब 6.5 घंटे आरएसएस और हरियाणा बीजेपी के बीच में अहम बैठक हुई थी और उम्मीद की जा रही है कई चीजों को लेकर के डिस्कशन किए गए थे कि किस तरीके से हरियाणा विधानसभा में जनता के बीच में जो पार्टी वर्कर्स है वो उतरेंगे, तमाम चीजों को लेकर के डिस्कस किए गए होंगे। जी चलिए, बहुत शुक्रिया अपराजिता तमाम जानकारी देने के लिए। तो हरियाणा बीजेपी की ये बेहद महत्वपूर्ण बैठक दिल्ली में एक बार फिर से चल रही है और इस बैठक में भी विधानसभा चुनाव पर मंथन चल रहा है। और चुनाव की बात में बात करते हैं सत्ता पक्ष बीजेपी की। हरियाणा चुनाव में जीत हासिल करने के लिए बीजेपी की तरफ से पूरा जोर लगाया जा रहा है। अब चुनावी तैयारियों को धार देने के लिए बीजेपी के सबसे बड़े नेता यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद हरियाणा दौरे पर आने वाले हैं। जानकारी के मुताबिक 15 अगस्त के बाद पीएम मोदी हरियाणा के दौरे पर आएंगे और जहां बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे तो वहीं प्रदेश के लोगों के लिए भी कई बड़ी घोषणाएं कर सकते हैं। इस बात की भी संभावनाएं हैं। बताया जा रहा है कि हिसार एयरपोर्ट समेत कई बड़ी सौगातें प्रदेशवासियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे सकते हैं। और पीएम मोदी का विशेष फोकस हरियाणा पर बना हुआ है। सीएम नायब सैनी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली से चुनाव पर चर्चा करने के साथ साथ प्रदेश के सभी लोकसभा और राज्यसभा सांसदों के साथ भी मंथन कर चुके हैं पीएम मोदी और महत्वपूर्ण दिशा निर्देश भी उन्हें दे चुके हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, हरियाणा पर पीएम का विशेष फोकस इसी बात से समझ आ जाएगा
कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मुलाकात कर चुके हैं और उनके बाद 2-3 दिन बाद ही हरियाणा बीजेपी के जो नए अध्यक्ष बने थे मोहनलाल बड़ोली, वो भी मुलाकात करने के लिए पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। और उसी दिन सभी सांसदों से भी, चाहे वो राज्यसभा के सांसद हों या लोकसभा के सांसद हों, सभी सांसदों से भी पीएम मोदी ने मुलाकात की। और 15 अगस्त के बाद बताया जा रहा है कि हरियाणा दौरे पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहने वाले हैं और जहां बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम करेंगे, तो वहीं कई बड़ी सौगातें भी प्रदेश के लोगों को इस दौरान वो देते हुए नजर आएंगे। और चुनाव की बात में अब बात हरियाणा बीजेपी और आरएसएस की संयुक्त बैठक की करते हैं। हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर के रणनीति पर मंथन हुआ है इस बैठक में, और बैठक में हरियाणा फतेह को लेकर के बिसात बिछाई गई है। लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद और विधानसभा चुनाव से ठीक पहले आरएसएस के साथ हरियाणा बीजेपी के मंथन के क्या है मायने, इस रिपोर्ट में आप समझिए। हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी और आरएसएस की संयुक्त बैठक हुई। ये मैराथन बैठक कई घंटों तक चली और इस बैठक में हरियाणा चुनाव में जीत की रणनीति पर मंथन हुआ। लोकसभा चुनाव के समय इस तरह की खबरें सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बन गई थी कि आरएसएस और बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। भले ही बीजेपी को आरएसएस का राजनीतिक संगठन माना जाता हो, लेकिन असल में दोनों संगठनों में दूरी के संकेत बीजेपी के शीर्ष नेताओं और संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयानों से भी मिलने लगे थे। ऐसे में ये बैठक कई मायनों में काफी अहम मानी जा रही है। सियासी गलियारों में एक बार फिर इसी तरह की चर्चाएं हैं कि लोकसभा चुनाव परिणामों के बाद जहां विपक्ष एनडीए सरकार पर हमलावर नजर आ रहा है, तो वहीं बीजेपी की भी आंखें खुल चुकी हैं और बीजेपी आरएसएस को नाराज नहीं कर सकती। ऐसे में संघ के साथ रिश्तों को ठीक करने का भी ये प्रयास माना जा रहा है। और हरियाणा जैसे चुनावी राज्य में बीजेपी के लिए जीत राष्ट्र राजनीति में भी बेहद अहम भूमिका निभाएगी, जिससे एनडीए सरकार को मनोवैज्ञानिक रूप से मजबूती भी मिलेगी। इसीलिए बीजेपी और संघ की ये साझा बैठक काफी अहम मानी जा रही है। आपको बता दें कि साल 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद से बीजेपी और संघ नेताओं के बीच ये पहली बैठक थी। बैठक में संघ और बीजेपी दोनों संगठनों के वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहे, जिसमें बीजेपी के संगठन महासचिव बीएल संतोष भी मौजूद रहे। तो वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, हरियाणा चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, चुनाव सह प्रभारी बिप्लब देव, राज्य बीजेपी प्रभारी सतीश पूनिया और बीजेपी हरियाणा प्रमुख मोहनलाल बड़ोली शामिल हुए। आरएसएस का प्रतिनिधित्व सह सरकार्यवाह अरुण कुमार ने किया। बैठक में हरियाणा आरएसएस की ओर से पवन जिंदल और राज्य के अन्य संघ पदाधिकारी भी मौजूद रहे। बैठक में शामिल होने से पहले ही सीएम सैनी ने प्रदेश में तीसरी बार सरकार बनाने का दावा भी किया था। नए विधानसभा चुनाव मजबूती से लड़ रहे हैं और एक तरफा माहौल भारतीय जनता पार्टी का है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में बड़े मैंडेट के साथ तीसरी बार सरकार बना रही है और जितने काम इन पिछले 10 वर्षों में मोदी और डबल इंजन की सरकार ने किए हैं, आज तक के इतिहास में कांग्रेस 60 साल 55-60 साल सत्ता के अंदर रही है, उनसे 3 गुना ज़्यादा काम इन 10 वर्षों के अंदर हमारी सरकार ने किए हैं। आज देश की प्रदेश की तस्वीर बदलने का काम किया है। आज प्रदेश के अंदर बिना भेदभाव के काम हो रहे हैं। आज प्रदेश के अंदर युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची के रोजगार मिल रहा है। आज श्रमिक का सम्मान हो रहा है और आज श्रमिक के साथ साथ किसान का सम्मान भी बढ़ाने का काम ये सरकार लगातार कर रही है। और हम इसी आधार के ऊपर बोलते हैं कि हमारी सरकार के अंदर बातें कम काम ज़्यादा दिखाई देता है। कांग्रेस के पास झूठ है, झूठ बोलने का काम करते हैं, सुबह उठते हैं शाम तक झूठ परोसते हैं। बैठक में आरएसएस नेताओं ने सैनी सरकार और हरियाणा बीजेपी की चुनावी टीम को जमीनी स्तर पर फीडबैक भी दिया और राज्य में 10 साल से सत्ता में काबिज सरकार की सत्ता विरोधी लहर की चुनौतियों पर भी चर्चा की गई। न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज।
बीजेपी आरएसएस की इस संयुक्त बैठक में कौन कौन शामिल हुआ ये भी आपको बता देते हैं। बीजेपी के संगठन महासचिव बीएल संतोष इस बैठक में मौजूद रहे और ये बैठक काफी महत्वपूर्ण चुनाव के लिहाज से अगर देखा जाए तो हरियाणा में चुनाव है और इसके लिहाज से भी काफी महत्वपूर्ण। बीजेपी के संगठन महासचिव बीएल संतोष के अलावा इसमें बीजेपी की ओर से हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मौजूद रहे, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल इस बैठक में मौजूद रहे, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली भी इस बैठक का हिस्सा रहे। चुनाव पर मंथन किया गया। हरियाणा चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, केंद्रीय मंत्री भी हैं धर्मेंद्र प्रधान, वो भी इस बैठक में मौजूद रहे। चुनाव सह प्रभारी बिप्लब देव इस बैठक का हिस्सा रहे और अगर बात करें हरियाणा बीजेपी के प्रभारी सतीश पूनिया की तो वो भी इस बैठक में मौजूद रहे और आरएसएस का प्रतिनिधित्व यहां पर किया है आरएसएस के सह सरकार्यवाह अरुण कुमार ने और हरियाणा आरएसएस के प्रांत संघचालक पवन जिंदल भी इस दौरान मौजूद रहे। हरियाणा के अन्य आरएसएस के पदाधिकारी भी इस बैठक का हिस्सा रहे। उन्होंने भी हरियाणा चुनाव पर चर्चा की है और जो फीडबैक है जनता की ओर से जो फीडबैक मिल रहा है उस पर यहां चर्चा की गई। हरियाणा चुनाव में जीत और सत्ता विरोधी लहर से निपटने को लेकर के मंथन किया गया है। और बीजेपी आरएसएस की संयुक्त बैठक में चुनावी मंथन तो हुआ ही, लेकिन इस बैठक को लेकर के कई तरह की बातें भी सियासी गलियारों में चल रही हैं, जिसमें अहम सवाल यह उठ रहा है कि क्या बीजेपी में हरियाणा को लेकर के टेंशन है या फिर ये चुनावी अटेंशन है। ये अपने आप में बड़ा सवाल, क्योंकि लोकसभा चुनाव परिणामों के बाद बीजेपी और संघ की ये पहली बैठक थी जिससे बीजेपी और आरएसएस के संबंधों में जिस तल्खी की बातें सामने आ रही थी वहीं अब संबंधों में नरमी के संकेत भी मिले हैं। इस बैठक में दोनों संगठनों के शीर्ष नेताओं ने चर्चा में हिस्सा लिया और संघ और बीजेपी के वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहे। हरियाणा विधानसभा चुनाव में जीत के लिए जहां रणनीति बनाई गई तो वहीं सत्ता विरोधी लहर की चुनौती पर भी चर्चा की गई है। और यहां गौर करने वाली बात यह भी है कि हरियाणा चुनाव राष्ट्रीय राजनीति के लिए भी महत्वपूर्ण है, काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में अपने दम पर भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला है। दूसरे सहयोगी दलों के सहारे सरकार चलानी पड़ रही है। एनडीए की सरकार इस बार केंद्र में बनी है, तो ऐसे में हरियाणा जैसे राज्य जो चुनावी राज्य हैं जहां पर चुनाव होना है तो वहां पर बीजेपी के लिए जीत काफी अहम मानी जा रही है। और चुनाव के बाद में बात करते हैं मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस की। विपक्षी दल कांग्रेस की तरफ से हरियाणा सरकार से हिसाब मांगा जा रहा है और इसके लिए पहले चरण में दीपेंद्र हुड्डा ने, जो कि रोहतक से कांग्रेस के सांसद हैं, दीपेंद्र हुड्डा ने कई क्षेत्रों में पदयात्राएं की, लोगों के बीच जाकर के सरकार से हिसाब मांगने का काम किया। और अब इस यात्रा का दूसरा चरण भी 31 जुलाई से शुरू होने जा रहा है। फिर से दीपेंद्र हुड्डा जनता के बीच नजर आएंगे और सरकार से अलग अलग मुद्दों पर हिसाब मांगेंगे। और चुनाव की बात करते हैं एक महत्वपूर्ण मुद्दे की, नौकरियों के मुद्दे को लेकर के, जो वार पलटवार प्रदेश के सियासी गलियारों में चल रहा है। एक तरफ बीजेपी सरकार की तरफ से पारदर्शिता और मेरिट के आधार पर नौकरियां देने का दावा किया जा रहा है, तो वहीं विपक्ष की तरफ से बीजेपी पर गंभीर आरोप भी लगाए जा रहे हैं। नौकरियों का मुद्दा विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बड़ा मुद्दा बनता हुआ दिख रहा है। इस मुद्दे का चुनाव पर कितना असर देखने को मिल सकता है, इस रिपोर्ट में आप समझिए। हरियाणा में इन दिनों बीजेपी और कांग्रेस के बीच बयानबाजियों का दौर तेज है। पंचकूला में नवचयनित टीजीटी सम्मान समारोह में पहुंचे नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। इस कार्यक्रम में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली भी मौजूद रहे। इस बीच नायब सिंह सैनी ने जहां बीजेपी सरकार में बिना पर्ची खर्ची के नौकरी देने की बात कही, तो वहीं कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि बीजेपी सरकार युवाओं को नौकरी देती है तो कांग्रेस के पेट में दर्द होता है। वो लोग किस मुख से बोलते हैं कि इतनी भर्तियां हैं और हम पोर्टल को भी जब आएंगे हटा देंगे, इस प्रकार की बात बोलते हैं। अरे मुझे फक्र है, वो भी 10 वर्ष रहे, हम अभी 10 वर्ष हमने पूरे नहीं किए और हमने 1,41,000 नौकरियां बिना पर्ची बिना खर्ची के हरियाणा सरकार के अंदर दे दी। पहले क्या था 2014 से
रिजल्ट डिक्लेयर होने से पहले अखबार लिखते थे कि भाई फलाने मंत्री का बेटा नौकरी लग रहा है, और आज जब रिजल्ट डिक्लेयर होता है तब अखबार लिखता है कि रिक्शा चालक का बेटा हरियाणा सरकार में SCS लग गया है। आज रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद लिखता है, जो इंटरव्यू ले रहा उसको भी नहीं पता कि मैंने बच्चे को कितने मार्क दिए हैं। अगर कोई गड़बड़ करता है कोई समझौता नहीं है। आज हमारे 7,500 नए न्यू अपॉइंटी बच्चे हमारे आए हैं। एक भी बच्चे ने किसी को 5 पैसा नहीं दिया। अगर किसी ने दिया तो मेरे को लिख करके दे दे, उसको तुरंत जेल के अंदर डालने का काम ये हमारी सरकार बैठी है, ये अंदर डालने का काम करेगी। भाइयों, ये सरकार है जो ट्रांसपेरेंसी पे काम कर रही है। कांग्रेस का पेट खराब हो गया कि क्यों बिना पर्ची बिना खर्ची के नौकरी दी जा रही है। पेट खराब होया पड़ा। और भाइयों, एक बात और बता रहा हूं मैं आपको, उनके पास जब कोई भी रास्ता नहीं निकला तो उन्होंने एक भर्ती रोको गैंग वो खड़ा कर दिया। आप सब जानते हैं उसके बारे में, भर्ती रोको गैंग। इस बीच शिक्षा मंत्री सीमा तिरखा ने भी विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश में विपक्ष के कुछ राजनेता ऐसे हैं जो ना काम किया है और ना ही करने देंगे वाली राजनीति पर चलते हैं। ऐसे विपक्ष के कुछ राजनेता हैं जो कहते हैं ना किया है ना करने देंगे। तो वो जो ना किया है ना करने देंगे, उनका काम क्या है? हर मुद्दे को लेके कोर्ट में चले जाओ। इधर भूपेंद्र सिंह हुड्डा विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को नौकरियां देने के मुद्दे पर जमकर घेर रहे हैं। हुड्डा बार बार पक्की नौकरी का जिक्र करते हुए बीजेपी को ठेके पर नौकरी देने वाली सरकार बता रहे हैं। हुड्डा अपने बयानों में कई बार ये दावा कर चुके हैं कि कांग्रेस की सरकार बनते ही 2 लाख पदों पर भर्तियां की जाएगी। कांग्रेस की सरकार पक्की नौकरियां देने का काम करेगी, बीजेपी की तरह ठेके पर नहीं। 2 लाख हम तो कह रहे हैं, कौन सी सरकार बनते 2 लाख जो पद खाली है वो हम भरेंगे, पक्की नौकरी देंगे, इनकी तरह ठेकेगी नहीं। भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है ये तो। सरकारी पदों पर भर्ती को लेकर एक तरफ प्रदेश का युवा अपनी आवाज उठा रहा है और नाराजगी जाहिर कर रहा है, तो दूसरी ओर कांग्रेस भी सरकार को घेरने से पीछे नहीं हट रही। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि नौकरियों को लेकर हुड्डा के वादों और सीएम के दावों का आगामी विधानसभा चुनाव पर क्या असर पड़ता है। और चुनाव की बात करते हैं हरियाणा की एक ऐसी पार्टी की जो काफी कम समय में फर्श से अर्श पर पहुंची और उतनी ही जल्दी धड़ाम से नीचे भी आ गिरी। जी हां, जेजेपी यानी कि जननायक जनता पार्टी। जेजेपी के विरोधी जेजेपी को आजकल जमानत जब्त पार्टी कहकर के भी तंज कसते हुए नजर आते हैं। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले पार्टी की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि ना अपने साथ हैं और ना ही कोई साथ आने को तैयार है। जहां कांग्रेस जेजेपी पर पहले से ही लगातार हमलावर है, तो वहीं सरकार में सहयोगी रही बीजेपी भी साथ छोड़ चुकी है और अब बीजेपी नेता जेजेपी पर निशाना साध रहे हैं। और आम आदमी पार्टी जो हरियाणा में अपनी सियासी जमीन तैयार कर रही है, तराश रही है। हरियाणा में इससे पहले आम आदमी पार्टी का जेजेपी के साथ गठबंधन रह भी चुका है, लेकिन इस बार के विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी भी जेजेपी से किनारा करती हुई नजर आ रही है। जो पहले से जितने पैसे कमाए हैं वो पहले लोगों को बता दे, ईमानदारी से बता दे कितने पैसे कमाए हैं, कितने हजार करोड़, फिर लोग तेरे को थोड़ी बहुत बात सुनेंगे, वरना बात नहीं सुनते। है नहीं गठबंधन हो जाओ जिस पार्टी की सारी पार्टियां मिला के 4% वोट नहीं, जिसमें बीएसपी भी आ गई, जिसमें इनेलो भी आ गई और जिसमें जेजेपी भी आ गई, तो उनकी तरफ मतदाता का ध्यान नहीं है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ध्यान है सिर्फ कांग्रेस की तरफ
और कांग्रेस जितना प्रयास करेगी 70% का जो कोटा है वो वहीं जाएगा। और प्रयास तो नायब जी आज कितने धड़ेले से सरकार चला रहे, पच नहीं पा रहे हैं वो, इसलिए बात तो कुछ है नहीं। अनर्गल बयानबाजी करके न आप सोच रहे हो कि भाई लोग तुम्हें पुचकार लेंगे, धुतकार रखो और धुतकार ही पड़ेगी। और वो धुतकार इसी है कि एक भी नहीं जीत पाओगे। देखिए जेजेपी 3 में ना 13 में, 1 + 0 करोगे तो कितना होगा 1, 10 + 0 करोगे तो कितना होगा 10। तो 0 का हमें फायदा क्या, हमें क्यों उसके साथ अटकलें लगा रहे हो, ऐसी अटकलें ना लगाया करो। मार्केट में आम आदमी पार्टी जो है वो गर्मा गर्म खबर है और जेजेपी जो है वो खत्म हो चुकी पार्टी है। दोनों का कोई मेल ही नहीं बनता किसी प्रकार। और चुनाव की बाद में बात करते हैं कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हो चुकी किरण चौधरी की। किरण चौधरी की सदस्यता रद्द करने की याचिका कांग्रेस ने एक बार फिर से स्पीकर के सामने लगाई है, क्योंकि इससे पहले एक बार नोटिस कांग्रेस ने दिया, फिर याचिका लगाई। दोनों बार कांग्रेस की मांग खारिज की गई, नियमों का हवाला स्पीकर की ओर से दिया गया और ऐसे में एक बार फिर से कांग्रेस विधायकों ने दल बदल कानून के तहत स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता के सामने किरण चौधरी की सदस्यता रद्द करने की मांग की है। और चुनाव की बाद में बात करते हैं विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता की। दरअसल इन दिनों विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता पर निष्पक्षता पर सवाल उनके ऊपर उठ रहे हैं। विधायकों की सदस्यता रद्द न करने के मामले में कांग्रेस स्पीकर पर हमलावर है और हरियाणा कांग्रेस की तरफ से हरियाणा मांगे हिसाब अभियान भी चलाया जा रहा है। तमाम आरोपों और आगामी विधानसभा चुनाव पर स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने हरियाणा न्यूज से खास बातचीत की है, आपको सुनवाते हैं। आज मैं समझता हूं कि जिस प्रकार पिछले 10 साल के अंदर हमारी सरकार ने 1,41,000 नौकरियां, पक्की नौकरियां युवाओं को दी। कई बार चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी बात करते हैं बेरोजगारी बढ़ गई है। उनके 10 साल के कार्यकाल के अंदर टोटल जो भर्तियां हुई थी वो 65,000 हुई थी। वो रिकॉर्ड निकाल करके देख लें, अपना मिला लें उसको और हमारे 1,41,000 की लिस्ट ले लें। तो इसलिए युवाओं को झूठ बोल करके, झूठ के सहारे उनको बरगलाने का प्रयास चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी करते हैं। और जिस प्रकार से वो एक यात्रा निकाल रहे हैं, हिसाब मांग रहे हैं आप लोगों से, मांग रहे हैं, तो कह रहा हूं कि चोर मचाए शोर। उनको ये लगता है कि देश की जनता, प्रदेश की जनता जो उन 10 साल के काले कारनामे हैं उनके कार्यकाल के, वो भूल जाएगी। मैं समझता हूं वो मुश्किल है। विपक्ष लगातार अब आपको भी पर्सनली टारगेट करने लग गया है। 2-3 वो विधायकों का जो मामला आया है उनकी सदस्यता रद्द करने को लेकर विपक्ष लगातार कह रहा है कि स्पीकर निष्पक्ष होकर काम नहीं कर रहे। देखिए, विपक्ष अपनी गलतियों को छुपाने के लिए इस प्रकार के आरोप लगाता है। नियम विधानसभा के बड़े क्लियर हैं। अगर आप कोई याचिका डालना चाहते हैं, उसके लिए नियम है, आप नियमों का पालन करिए तो याचिका के ऊपर हम विचार करेंगे। लेकिन अगर याचिका ही नियम अनुसार नहीं होगी, नोटिस दे दिया जाता है। नोटिस कहीं भी प्रावधान नहीं है नोटिस देने का, कहीं भी प्रावधान नहीं है कि जो वो याचिका डालें उनके सारे डॉक्यूमेंट्स या सारे एनेक्सचर्स साइन ना हों। इस प्रकार से जो बड़े बड़े इस डॉक्यूमेंट्स में जो आपको सबमिट कराए गए, क्या इनमें साइन नहीं थे किसी भी? बिल्कुल, कोई भी एनेक्सचर के ऊपर कोई साइन नहीं था, जबकि रूल 6 के अंदर क्लियर कट मेंशन है कि हर एनेक्सचर के ऊपर जो याचिका करता है उसके साइन होने चाहिए। अंतिम सवाल रहेगा सर, विपक्ष जवाब मांग रहा है, आपसे हिसाब मांग रहा है, किस प्रकार से हिसाब देंगे क्योंकि विधानसभा चुनाव नजदीक है? नहीं, मैंने पहले कहा ना कि पिछले 10 साल से हरियाणा प्रदेश की जनता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से हिसाब मांग रही है कि उन्होंने अपने कार्यकाल के अंदर कितने CLU किए, कितने गरीब किसानों की जमीनों को हथिया करके बड़े बड़े बिल्डर्स को दी गई, कौन कौन वो लोग हैं, कितने एकड़ भूमि जो है वो उसके ऊपर CLU हुए, जो भर्तियों के अंदर जिस प्रकार से खर्ची और पर्ची का खेल हुआ उसका हिसाब हरियाणा प्रदेश की जनता मांग रही है। इंडस्ट्रियल प्लॉट की अलॉटमेंट के अंदर
जो घोटाला हुआ उसका हिसाब प्रदेश की जनता मांग रही है। बजाय उनका जवाब देने के वो खुद जैसे अपने पापों को छिपाने के लिए दूसरों को आरोप लगा रहे हैं। शुक्रिया सर, बातचीत करने के लिए विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता साहब हैं और इनका साफ तौर पे कहना है विपक्ष जो हिसाब मांग रहा है तो पहले कम से कम अपनी हिसाब लेकर के आए। अपने जो है हिसाब छुपाने के चक्कर में भारतीय जनता पार्टी से हिसाब मांगा जा रहा है। कैमरामैन राजेश के साथ मैं रवि कालरमन। तो विधानसभा चुनाव के सियासी दंगल में उठापटक जारी है और सभी दल सत्ता की रेस में एक दूसरे को पछाड़ने की जुगत में जुटे हैं। जीत के लिए बड़ी बड़ी बातें कही जा रही हैं, लेकिन सत्ता की इस रेस में जीतेगा कौन, ये तो विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद ही साफ हो पाएगा। फिलहाल के लिए चुनाव की बात में मेरे साथ फिलहाल बस इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।